स्वगणना करने के लिए हमें सबसे पहले गूगल में जाके टाइप करना है सेल्फ एनुमरेशन। सेल्फ एनुमरेशन टाइप करने पर हमारे सामने एक वेबसाइट खुलेगी se.census.gov.in। इस पे हमें जाना है। इस तरीके से हमारे सामने सेंसस ऑफ इंडिया 2027 करके एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इस पेज में हमें सबसे पहले देखिए बीचों बीच में स्टेट सेलेक्ट करना है, किस राज्य से हम हैं। उत्तर प्रदेश पे जाएंगे। उसके बाद कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा भरना है। कैप्चा भरते समय ध्यान दीजिएगा, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स को बड़े ही ध्यान से भरिएगा, क्योंकि कैप्चा गलत भरेंगे तो फिर प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब देखिए आपके पास मैसेज आ जाएगा कि जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्य चरण के स्वगणना पोर्टल में आपका स्वागत है। इस कार्य को करने में लगभग आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। उसके अलावा जब आप फाइनल सबमिशन, पुष्टि और सबमिशन के बाद जब आपको एसएमएस या ईमेल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा एसईआईडी, तो उस एसईआईडी को आप उस प्रगणक को देंगे जो आपके घर जनगणना के उद्देश्य से आएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये जो एसईआईडी इस कार्य को पूर्ण करने के बाद जनरेट होगी, उसे आप उस प्रगणक को देंगे जो आपके यहाँ जनगणना करने आएगा। आगे बढ़ते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे। अब उत्तर प्रदेश पहले से लिखा आ रहा है, हमें परिवार के मुखिया का नाम लिखना है। और ये बात याद रखना है कि इस मुखिया का नाम एक बार डालने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता है। इसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे। दस अंकों के मोबाइल नंबर को डालने के बाद हमारे पास ऑप्शन है कि हम ईमेल आईडी भरें या ना भरें। ऑप्शनल है, आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप ईमेल आईडी भरेंगे तो इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद जो एसईआईडी जनरेट होगी वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों पे जाएगी। अगर आप ईमेल नहीं भरेंगे तो सिर्फ मोबाइल नंबर पे जाएगी। आगे बढ़ते हैं, वेरीफाइड एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जो नंबर आपने रजिस्टर किया है उस नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे। ओटीपी आने में कभी कभी थोड़ा समय भी लग सकता है, और ओटीपी के साथ ही साथ हम भाषा का चयन भी करेंगे। तो आप जिस भाषा में चाहें, चाहे इंग्लिश में या हिंदी में, या फिर इन दो भाषाओं को छोड़कर 14 अन्य भाषाएं भी हैं जिनमें आप लोग जो है इस फॉर्म को पूरा कर सकते हैं, स्वगणना कर सकते हैं। ओटीपी डालने के उपरांत आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी डालने के उपरांत हमारे ये पेज खुलेगा जिसमें उत्तर प्रदेश पहले से लिखा आ रहा है। हम अपना जिला सिलेक्ट करेंगे, जो भी हमारा जिला होगा। अपने जिले में जहां पे हमारा निवास है वहां का पिन कोड। पिन कोड डालने के बाद आपके घर के आसपास का कोई अगर लैंडमार्क है तो उस लैंडमार्क को लिखिए, और मानचित्र पर ध्यान से अपने उस एरिया को मार्क करिए जहां पे आपका घर पड़ता है। मानचित्र आपका याद रखिएगा 2 उंगली से चलेगा, 1 उंगली से नहीं चलेगा। जैसे मुझे बाराबंकी के अंतर्गत सिद्धौर में जाना है तो मैप को पहले थोड़ा छोटा करेंगे 2 उंगली से, और ये देखेंगे कि सिद्धौर एरिया कहाँ पड़ रहा है, उसे खोलेंगे। अब सिद्धौर में मुझे जहां जाना है मैं उस जगह अपने मैप को ले जाऊंगा 2 उंगली से, और अब ये जो लाल रंग का ड्रॉप डाउन बन के आ रहा है इसे उस जगह स्थापित करूंगा जहां पर मुझे अपनी लोकेशन को मार्क करना है।
मैंने अपनी लोकेशन मार्क कर दी है। अब मैं आगे बढ़ूंगा। स्थान की पुष्टि। स्थान की पुष्टि करने के बाद सहेजे और आगे बढ़े पर जाएंगे। अब लोकेशन की कंफर्मेशन मांग रहा है। अगर आपने सही लोकेशन मिल गई है तो आप वहां पे क्लिक करिए और आगे बढ़िए। स्टेप 2 पे आएंगे। अब हमें अपने मकान से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। पहला प्रश्न है, जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। तो इसमें ढेर सारे ऑप्शंस हैं। जो ऑप्शन आपके घर के लिए उपयुक्त हो उसे सेलेक्ट करें। तो फर्श में प्रयुक्त सामग्री क्या है हमारे यहाँ? जिसके यहाँ जो भी हो, पक्की ईंट से हो, मिट्टी की फर्श हो या सीमेंट से बनी हुई हो, किसी के यहाँ मोज़ेक फाइल, फर्श पे टाइल भी लगी हो सकती है, मोज़ेक वाली पुरानी जो पहले फर्श बनती थी वैसी भी हो सकती है। तो जो आपके लिए सही ऑप्शन हो उसे सेलेक्ट करें। जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। तो आपके घर में कौन सी सामग्री का प्रयोग हुआ है? नॉर्मली तो घर पक्की ईंट से ही बनते हैं, उसे सेलेक्ट कर लें। जनगणना मकान की छत, आपकी जो घर में छत पड़ी हुई है वो किस मटेरियल से बनी हुई है, किस सामग्री से बनी हुई है, उसे सेलेक्ट करें। जनगणना मकान की स्थिति, अब आपका जो घर है वो कैसा है? एकदम नया बना है तो अच्छी परिस्थिति में है, काफी साल पुराना है तो रहने योग्य है, बहुत ही खराब स्थिति में है, टूटने वाला है, गिरने वाला है, तो उसे जर्जर भवन दिखा सकते हैं, जिसे जीर्ण शीर्ण की कैटेगरी में रखा जाएगा। इसके बाद हम सहेजे और आगे बढ़े पर जाएंगे। फिर से कंफर्मेशन मैसेज आएगा, हाँ पे क्लिक करने के बाद आप स्टेप 3 अगले में चले जाएंगे। इसमें आपके परिवार से संबंधित जानकारी मांगी जाएगी। इसमें पहला प्रश्न है, आपके परिवार में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। दूसरा, आपके परिवार के मुखिया का नाम हमने शुरू में भरा था, इसलिए वो चीज पहले से लिखी हुई आ रही है इंग्लिश में। अब इसे हमें उस भाषा में लिखना है जो भाषा हमने शुरुआत में सेलेक्ट की थी। तो हमने भाषा सेलेक्ट की थी हिंदी, तो हमें अपने परिवार के मुखिया का नाम हिंदी में लिखना है। आप नॉर्मली ही टाइप करिए, वो अपने आप हिंदी में उसे कन्वर्ट कर देगा। और आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। हिंदी में नाम लिखने के बाद परिवार के मुखिया का लिंग, वो पुरुष है, स्त्री है या कोई थर्ड पर्सन है, तो उसे सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको अपनी जाति से संबंधित विवरण देना है कि आप अनुसूचित जनजाति से हैं या अनुसूचित जनजाति से हैं। इन दोनों को छोड़कर बाकी आप किसी भी जाति से हैं, चाहे आप जनरल कैटेगरी में आते हो, सामान्य श्रेणी के हो, चाहे आप पिछड़ा वर्ग के हो, तो आप अन्य पे टिक करेंगे। जिस मकान में आप रह रहे हैं उस मकान का स्वामित्व मतलब मालिकाना हक किसका है? तो अगर अपना मकान है तो अपना टिक करिए, किराए का है तो किराए का भी आप टिक कर सकते हैं। आपके मकान में रहने के लिए कितने कमरे हैं वो संख्या दर्ज करनी है। आपके परिवार में कितने लोग विवाहित हैं वो संख्या दर्ज करनी है जोड़े के हिसाब से। और ये हमारा पूरा हो गया। इसके बाद हम सहेजे और आगे बढ़े पर जाएंगे। फिर से कंफर्मेशन मैसेज पे हाँ करेंगे और अगले स्टेप पे पहुंच जाएंगे। अब ये पूछा जा रहा है कि आपके परिवार की सुविधा के लिए कौन कौन सी चीजें उपलब्ध हैं। पहला प्रश्न, पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है? दूसरा, पेयजल के स्रोत की उपलब्धता आपके घर के अंदर है, निकट है या दूर है? प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? आपके यहाँ बिजली है या मिट्टी के तेल का दिया जलता है या कोई अन्य साधन है? उस पर टिक करिए। शौचालय की सुलभता परिवार हेतु है या कई लोग एक साथ शौचालय में जाते हैं, उस हिसाब से। शौचालय अगर आपके यहाँ नहीं है तो आप नहीं भी टिक कर सकते हैं। शौचालय किस तरह का है वो टिक करना है। इसमें ढेर सारे ऑप्शंस हैं, बड़े ध्यान से भर के देख के भरिएगा। गंदे पानी की निकासी कैसे है? आपके यहाँ नाली बनी हुई है या नाली नहीं बनी हुई है, वो नाली खुली है या ढकी है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा ऑप्शन में।
आपके यहाँ घर के अंदर या परिसर में, घर के आसपास के परिसर में स्नानगार की सुविधा उपलब्ध है कि नहीं? अगर है तो हाँ करिए, अगर नहीं है तो नहीं। खाना बनाने के लिए गैस कनेक्शन अगर आपके यहाँ है तो इसे भी बड़े ध्यान से भरिएगा। आपके घर में रसोई घर है तो शुरुआती दो में से भरना है। अगर रसोई घर नहीं है लेकिन घर के किसी कमरे में ही खाना बनाते हैं तो ये नीचे के दो में से भरना है। और अगर आपके यहाँ ना कमरे में खाना बनाते हैं ना रसोई घर है, खुले में खाना बनाते हैं, तो आप ये तीसरे ऑप्शन में से टिक करिएगा। बड़े ध्यान से देख के भरिएगा। खाना पकाने के लिए मुख्य ईंधन क्या उपयोग हो रहा है? तो जिनके यहाँ एलपीजी या पीएनजी कनेक्शन है वो इसे भरिएगा। जो लोग मिट्टी या फिर गोबर के उपले या कुछ ऐसा प्रयोग कर रहे हैं तो वो उस हिसाब से अपना ऑप्शन भर लेंगे। अब सहेजे और आगे बढ़े पर जाएंगे, फिर से कंफर्मेशन मैसेज आएगा, हाँ करेंगे। स्टेप 5 में पहुंच गए हैं, परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियां। अब हमें ये चीजें देखनी है कि हमारे परिवार में कौन कौन से वो साधन उपलब्ध हैं जिन्हें परिसंपत्तियों की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे आपके यहाँ रेडियो, ट्रांजिस्टर, मोबाइल फोन इत्यादि कुछ है, तो रेडियो तो आज की दुनिया में मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मोबाइल फोन, स्मार्टफोन लगभग सबके यहाँ उपलब्ध है। अगर आपके यहाँ नहीं है तो आप नहीं के ऑप्शन पर टिक करेंगे। टेलीविजन आपके यहाँ अगर उपलब्ध है तो आप उसे भी टिक कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं के ऑप्शन पे जाइएगा। इंटरनेट सुविधा, सभी के घरों में मोबाइल है, छोटे या बड़े। बड़े मोबाइलों में अगर है, अगर आपके घर में, तो आपके यहाँ इंटरनेट सुविधा भी होगी, अगर नहीं है तो नहीं पे टिक कर सकते हैं। लैपटॉप अगर है तो हाँ करिए, अगर नहीं है तो फिर ना पे टिक करिए, नहीं पे। टेलीफोन, मोबाइल फोन, तो अगर आपके यहाँ स्मार्टफोन और साधारण फोन दोनों है तो दोनों पे टिक करिए, वरना जो भी ऑप्शन आपको सही लगे। आपके यहाँ साइकिल, दोपहिया, इन दोनों में से अगर दोनों चीजें हैं तो दोनों पे टिक करें, कोई एक है तो कोई एक पे। कार आपके यहाँ अगर है तो हाँ पे करें, अगर नहीं है तो नहीं पे। मुख्य रूप से आपके परिवार में कौन सा अनाज उपयुक्त हो रहा है? तो हम सभी के घर में गेहूं और चावल ही मुख्य रूप से प्रयोग होता है, तो उनमें से जिसकी भी अधिकता हो आप उसको टिक कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपका पहले से भरा हुआ आ रहा है क्योंकि हमने शुरुआत में ओटीपी के थ्रू मोबाइल नंबर रजिस्टर किया था, तो वो पहले से भरा हुआ है। अब सहेजे और आगे बढ़े पर जाएं। कंफर्मेशन मैसेज आने पर हाँ पे टिक करें। अब चरण 6 में आपको ये बात याद रखना है कि आपने अभी तक जितने भी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं उन सभी प्रश्नों का पूर्वावलोकन करना है। इसका मतलब समरी दे रखी है, आपको चेक करना है कि आपने सही भरा है या नहीं। ध्यान से इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए चेक करते जाइए, एक एक प्रश्न पढ़िए, उसके उत्तर को ध्यान से देखिए। अगर कहीं कोई त्रुटि हो तो उसे सुधारने का मौका नीचे दिया जाएगा, इसीलिए ध्यान से पढ़िएगा। इसे हम नीचे बढ़ते हुए देखते जाएंगे। अगर किसी में कोई गड़बड़ी नहीं मिलती है तो हम इसे फाइनल सबमिशन के लिए आगे बढ़ाएंगे। अगर कोई गलती होगी तो इसे दोबारा से संशोधित करेंगे या फिर एडिट करेंगे। अब हमारे पास नीचे 3 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है पुष्टि करें और सबमिट करें। अगर आपने सब कुछ सही भर रखा है और आप पोर्टल पर फाइनल सबमिशन करना चाहते हैं, अंतिम रूप से इस डेटा को जमा करना चाहते हैं, तो इस हरे वाले बटन पर क्लिक करिए, आपका डेटा पोर्टल पे सेव हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अभी रुक जाएं लेकिन आपने जो डेटा भरा है वो सेव रहे, तो उसे ड्राफ्ट के रूप में सेव कर सकते हैं, नारंगी रंग के निशान पे टिक करके। अगर ऊपर भरे हुए डेटा में से कोई भी डेटा ऐसा है जिसमें कोई गलती हो गई है तो संशोधन के लिए आप तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने जिस हिसाब से अपना डेटा भरा है उस हिसाब से आप तीनों ऑप्शन में से जो आपको सही लगे उसका उपयोग करें। लेकिन जब डेटा आपका सही भर के तैयार हो जाए तो उस स्थिति में आपको इस हरे बटन को क्लिक करके ही आगे जाना है। इसे क्लिक करने पर आपको ऐसी आईडी जनरेट हो जाएगी और वो ऐसी आईडी की शुरुआत जो है H से होगी, H अल्फाबेट से, और उसके बाद नंबरिंग, H अल्फाबेट और उसके बाद नंबरिंग। इस HEID को अपने पास सेव करके रख लेना है और सेव करके रखने के बाद जो है जब प्रगणक आपके घर पर आएगा
तो इस SEID को आपको प्रगणक को देना है और प्रगणक इस SEID की डेटा को अपने पोर्टल पर सेव करेगा। अपने पोर्टल पर सेव करने के बाद वो डेटा उसके सुपरवाइजर को चला जाएगा और इस तरीके से आपका स्वगणना कंप्लीट हो जाएगी।